8 फरवरी को वोटर एस्टैब्लिशमेंट की मंसूबा बंदी नाकाम बना सकता है। एक ही हफ्ते में ऊपर तले आने वाले 3 अदालती फैसलों के बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं बचती कि 2016 में शुरू होने वाले मंसूबे को अब लपेटा जा रहा है। 8 फरवरी को वाज़ेह हो जाएगा कि एहतियात से तैयार किया गया नया मंसूबा कामयाब हो पाता है या नहीं। ये मंसूबा अगर नाकाम हुआ तो पोलिंग डे पर होगा, मगर इसका इम्कान बहुत खफीफ है। पीटीआई का वोटर शदीद गुस्से में है कि इमरान खान के साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर ये वोटर पोलिंग डे पर पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच गया तो क्या होगा? कितने वोट किसी एक या दूसरी वजह से कूड़ेदान में फेंक कर ज़ाया किए जा सकेंगे? वाक़यात की तरतीब को अगर देखा जाए जो इस वक्त शुरू हुए जब इमरान खान को अपने साबिक अस्करी हामियों की मदद से हाथ धोने पड़े, इसके बाद 9 मई 2023 की हिमाकत के बाद इनके सपोर्टर्स के खिलाफ होने वाला क्रैकडाउन, इमरान खान की गिरफ्तारी, कैद और फिर सजा, इसके बाद इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसके मुताबिक पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले की हिमायत की। इन सब वाक़यात को देखें तो सिर्फ एक ही मंजरनामा दिखाई देता है। अगरचे इस मरहले पर यह एक अंदाज़ा ही है, मगर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और पता चल जाएगा कि वाक़यात इसी मफरूज़े के मुताबिक रूनुमा होते हैं या नहीं। अगर ऐसा ही हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में फातेह ठहरेगी और नवाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी जानिब इमरान खान को मातहत अदलिया के फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपीलें दायर करके मुकदमात लड़ना होंगे, जबकि इन्हें नए मुकदमात का भी सामना करना पड़ेगा, जैसा कि अलकादर ट्रस्ट केस है जिसके मुताबिक प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज ने मुबैना तौर पर ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा इमरान खान और इनकी अहलिया के ज़ेर इंतज़ाम बनाए गए ट्रस्ट को दिया था और बदले में 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा हासिल किया था। पिछले साल 9 मई को जो कुछ हुआ फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इसे बगावत के तौर पर देखा। यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा और इमरान खान और इनकी जमात को दर्दनाक इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस इंतकाम से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का ये गुस्सा इससे कहीं शदीद है जिसका सामना हमें 2018 में करना पड़ा था। नवाज शरीफ लंबे अरसे से शिकायत कर रहे हैं कि 2016 में इनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया गया और वो बार बार कहते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियों का अज़ाला करे। 2016 में जिस तरह एक जमात को तोड़ने और दूसरी को आगे लाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती पर मबनी तरीके आजमाए गए, आज जो कुछ हो रहा है ये इसी अमल का तसलसल है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल में भी यही सब कुछ होता रहेगा? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि ये तरीके सियासी माहौल को ख़राब करते हैं और मईशत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह कर दिया है कि मईशत इसकी अव्वलीन तरजीह है। इस्टेब्लिशमेंट का ये नुक्ता नज़र काबिल फ़हम भी है क्योंकि अमरीका की जानिब से शुरू की गई दहशत गर्दी के खिलाफ जंग ख़त्म हो चुकी है और इस जंग की मदद में मिलने वाली इमदाद भी रुक गई है। अगर मईशत मुस्तहकम नहीं होती और शरह नमू में बेहतरी नहीं आती तो दिफाई बजट का हुजूम भी कम करना पड़ जाएगा। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट और उनके मौजूदा सरबराह मुस्लिम लीग नून पर इन्हिसार कर रहे हैं। इन्हें एतमाद है कि नवाज शरीफ ही मुल्क की मईशत को पटरी पर वापस ला सकते हैं, जिसके बाद इसकी शरह नमू में भी बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ के सियासी करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2008 के इंतखाबात से कबल उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ लंदन पर मिसाक जमहूरियत की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब इन्हें इक़्तिदार से निकाल कर जेल में डाला और फिर इन्हें तवील जलावतनी इख्तियार करना पड़ी। इन तमाम अरसे के दौरान आने वाली मुश्किलात के बाद 2007 में नजर आया कि नवाज शरीफ एक जमहूरियत पसंद सियासतदान में तब्दील हो चुके हैं। इसके बाद से नवाज शरीफ कमोबेश अपने इसी जमहूरी नजरिए पर कायम रहे। उन्होंने 1990 के अशरे की इंतकामी सियासत और मुफाहमत की सियासत को अलग अलग कर लिया, जिसका सबूत हमें 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड की मंजूरी के दौरान पार्लियामेंट में इनकी हिमायत से मिला। जब 2013 में वो इक़्तिदार में आए तो खैबर पख्तूनख्वा से इनकी पार्टी के कई रहनुमाओं ने तजवीज़ दी कि इन्हें नए और पुराने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सूबे में मखलूत हुकूमत बनानी चाहिए। यह अददी एतबार से मुमकिन भी था, मगर नवाज शरीफ ने कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में सूबे की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, इसलिए हुकूमत बनाने का अव्वलीन हक इनका है। अगर नवाज शरीफ वाकई अगले वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो हुकूमत बनने के फौरी बाद इनकी जमहूरी साख का इम्तहान शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पस मंज़र में चली जाएगी। और अगर इमरान खान के साथ मामला बददस्तूर मौजूदा डगर पर चलते रहे तो इसका तमाम तर इल्ज़ाम नवाज शरीफ के सर जाएगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई रहनुमा के साथ मौजूदा रवैया बरकरार रखती है, जिसके बारे में अवामी तासुर यह है कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो वो भी मुखालफिन के साथ यही कुछ करते रहे, तो नवाज शरीफ का इमेज एक मरतबा फिर 1990 की दहाई वाली इंतकामी सियासतदान जैसा दिखाई देगा। इमरान खान भले हुकूमत में रहे या अपोजिशन में, उन्होंने दीगर सियासी जमातों को खातिर में लाने पर ज़रा भी वक्त सर्फ न किया और तमाम जमातों को हकारत की निगाह से देखते रहे।
لیکن اگر وہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار واقعی محدود کرنا چاہتے ہیں جو ان کے دور حکومت میں بہت بڑھ گیا تھا تو انہیں ممکنہ سیاسی اتحادیوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانا ہوگی۔ ان ممکنہ سیاسی اتحادیوں میں لازمی طور پر تمام بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ ان جماعتوں میں سے کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت پسند نہیں، لیکن پھر بھی جب ان میں سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کرنے پہنچ جاتا ہے تو دیگر جماعتیں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سیاسی معاملات میں جتنی بھی مداخلت ہوتی ہے یہ سویلین اور سیاسی پراکسیز ہی کی مرہون منت ہے، لہٰذا سیاسی جماعتیں بھلے حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں انہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا سویلین بالادستی کا مقصد صرف پارلیمنٹ میں موجود دیگر سیاسی جماعتوں کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ غیر جمہوری قوتوں کے سامنے جھکنے سے یہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہونے والا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کالم نگار جلد بازی میں نتیجہ اخذ کر رہا ہے کہ 8 فروری کو ووٹر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے جیسے حالات میں سیاسی تجربہ سائنس جیسا قطعی نہیں ہوتا۔ ہمارا کام مختلف امکانات کا جائزہ لینا اور کچھ ممکنہ تصویریں پیش کرنا ہے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی اگر ووٹر 8 فروری کو مجھے غلط ثابت کر دیں، کیونکہ یہی جمہوریت کا حسن ہے۔